कहानी 7 मार्च 2030 को लुओचेंग पैदल यात्री मार्ग पर शुरू होती है। दृश्य एक प्रबंधन कंपनी के बोर्ड पर आकर रुकता है। अंदर एक आदमी एक बच्चे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि 50 लाख उधार लेने का क्या मतलब होता है। वह बेहद डराने वाले अंदाज में सिगरेट जलाता है। कमरे में धुआं भर जाता है और वह बच्चे को आगाह करता है कि उसकी ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा हैं। ये झेंगयांग है, देहाय गैंग का सरगना और लुओचेंग के भूमिगत बैंक का मुखिया। डरे हुए युवक का कहना है कि उसे ब्याज की परवाह नहीं जब तक उसे कर्ज मिल जाए। झिंग 4% ब्याज दर पर 50 लाख रुपये देने की पेशकश कर रहा है। लड़के को 6 महीने में 60 लाख रुपये चुकाने हैं और उसे कुछ गिरवी भी रखनी है। इस पर हताश युवक अपने घर का दस्तावेज गिरवी रख देता है। झिंग दस्तावेज देखता है और सोचता है कि घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा $40 लाख होगी, क्योंकि वह बच्चा आसान शिकार है। मुस्कुराते हुए वो भाई चेन से कहता है कि यह घर $50 लाख के लोन के लिए काफी नहीं है। सहायक पात्र घबरा जाता है, मदद की भीख मांगता है, यहां तक कि सिर्फ 40 लाख लेने को राजी हो जाता है और बताता है कि किसी गुरु ने भविष्यवाणी की है कि उसका भाग्य अच्छा रहेगा। झेंग यह सोचकर कि उसने जुए के आदी को पहले ही फंसा लिया है, 3.5 लाख की पेशकश कम कर देता है। युवक तुरंत हामी भर देता है, उसे धन्यवाद देता है और जल्द ही सारा पैसा लौटाने का वादा करता है। फिर माफिया सरगना आखिरी शर्त रखता है, 3 महीने में 49 लाख रुपये लौटा दो, वरना घर उसका। हमारा नायक बिना किसी परेशानी के शर्तें मान लेता है, लेकिन उसकी अपनी एक शर्त है। वह माफिया सरगना को घूरता है और अपनी शर्त रखता है, जिससे झेंग उत्सुक हो जाता है। 10 मिनट बाद गुंडों में से एक भाई चेन को विनम्रता से अलविदा कहता है। कुछ ही देर बाद हमारे हीरो को अपने खाते में 30,50,000 युआन जमा होने का नोटिफिकेशन मिलता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह माफिया सरगना कितना बेवकूफ है, क्योंकि 1 महीने में प्रलय आ जाएगा और कोई भी कर्ज नहीं चुका पाएगा। हमारे नायक को याद है कि उसके पिछले जन्म में एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया था। तीव्र सौर विकिरण ने वैश्विक औसत तापमान को 140 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया था। मानवता को 30 दिनों तक चलने वाले उच्च तापमान वाले सर्वनाश का सामना करना पड़ा था। हर जगह राक्षसी जीव दिखाई देने लगे। वर्तमान में वापस आकर झिंग सोचता है कि जुए का आदि व्यक्ति घर के लायक नहीं है, क्योंकि वह जल्दी से पैसा कमाने के लिए ब्याज बढ़ा रहा है। उसका अधीनस्थ चिंतित हो जाता है और पूछता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं है, क्योंकि घर की कीमत 40 लाख से ज्यादा थी। लेकिन झिंग कहता है कि उसने ऐसे जुआरी देखे हैं जो पैसों के लिए अपना परिवार बेच देते हैं, इसीलिए घर कुछ भी नहीं है। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे कैसीनो में हेराफेरी करके घर ले लें और हो सके तो बच्चे को भी उसके पुर्जों के बदले बेच दें। बाहर नायक अपना फोन देखते हुए चल रहा है। वह उस बूढ़े मूर्ख का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने शहर के हर साहूकार से पैसे लिए हैं और उसे ऊंची ब्याज दरों का डर नहीं है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह सोचता है कि उसके पास जो पैसा है उसे कोई भी उससे कभी वापस नहीं ले पाएगा। उसे वह प्रलय याद आ गया जब जमीन सूख गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था और विश्व व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उस जमाने में खाने पीने की चीजें कम थीं और लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। खाने पीने की चीजें होने का मतलब था कि उस अफरा तफरी के बीच आपके पास असीम शक्ति और धन था। यहां तक कि अरबपति और मशहूर हस्तियां भी अपने दुखद अंत से बचने के लिए घुटनों के बल बैठकर खाने पीने की भीख मांगते थे। लेकिन अब जब उसका पुनर्जन्म हो चुका है तो हमारे नायक के पास आपदा आने से पहले तैयारी करने के लिए काफी समय है। जब वह एक किफायती स्टोर में होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह 2 महिलाओं की तरफ देखता है। दोनों आइसक्रीम असैसिन नामक एक प्रसिद्ध महंगी आइसक्रीम के बारे में बात कर रही हैं। यह सुनकर नायक के चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने लू वॉन्किंग नाम की एक महिला के लिए वह महंगी आइसक्रीम खरीदी थी। बस उसकी याद ही उसे बेहद गुस्सा दिलाती है। तो वह काउंटर पर जाता है और दुकान में मौजूद हर तरह की आइसक्रीम की 10-10 बोतलें मांगता है। दोनों लड़कियां दंग रह जाती हैं, सोचती हैं कि क्या वह इतना पैसा भी खरीद पाएगा, और यह भी कि ऑर्डर देते हुए वह बहुत आकर्षक लग रहा है। कैशियर भी हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या ग्राहक ऑर्डर के बारे में गंभीर है। वह उसे चेतावनी देती है कि दुकान में महंगी आइसक्रीम मिलती है और 10 आइसक्रीम की कीमत 20,000 से ज्यादा होगी। उनमें से एक महिला उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर उसने सचमुच इसके पैसे दिए तो वह सबके सामने वहीं घुटनों के बल बैठ जाएगी। फिर नायक उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा कह रही है। घबराई हुई महिला पूछती है कि क्या वह सचमुच चाहता है कि वह घुटनों के बल बैठ जाए, और उसे दिखावा करने वाला कहती है। मुस्कुराते हुए हमारा नायक कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन अब उसे घुटने टेकने ही होंगे।
और ईश्वरीय हस्तक्षेप भी उसे रोक नहीं सकता। सहायक पात्र नायक की इस धृष्टता पर क्रोधित होता है और बस उपहासपूर्वक मुस्कुराता रहता है। फिर वह कैशियर से सारा सामान पैक करने को कहता है और अपना फोन दिखाता है जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा का बैलेंस है। कैशियर अवाक रह जाती है और कहती है कि उसे बस 1 मिनट के लिए मैनेजर से बात करनी है। कुछ देर बाद फैची अपना परिचय देता है और चेन उससे पूरे स्टोर में मौजूद सारी आइसक्रीम का हिसाब लगाने को कहता है। फेइची सहमत हो जाता है और आंकड़ों का हिसाब किताब लगाने लगता है, यह सोचकर कि इस एक ग्राहक ने तो पूरे महीने का खर्चा ही कर दिया। वह बताता है कि प्रदर्शनी में रखे उत्पादों की कीमत 70,000 है और पूरे स्टॉक को मिलाकर कुल कीमत 10 लाख होती है। हमारे नायक को लगता है कि 10 लाख ज्यादा नहीं है और वह प्रलय के दौरान घर पर आइसक्रीम खा सकता है। चेन कहता है कि वह 3 लाख की जमा राशि ट्रांसफर कर देगा और सब कुछ एक पते पर पहुंचाने को कहता है। दुकान में मौजूद महिलाओं की ओर मुड़कर वह कहता है कि वे आज अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम ले सकती हैं। वह अपना परिचय चेन जियाओ के रूप में देता है और कहता है कि वह हर चीज का भुगतान कर रहा है, जिससे महिलाएं पूरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन फिर वह लाल बालों वाली महिला की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह अब भी उसके घुटनों पर बैठने का इंतजार कर रहा है। अपमानित होकर महिला जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है, जबकि नायक उसे तिरस्कार से देखता है। चेन जियाओ पूछती है कि जब उसे पता था कि यही अंतिम परिणाम होगा तो उसे इतना दिखावा क्यों करना पड़ा। बाद में एक बेंच पर बैठकर वह आइसक्रीम चखता है और पाता है कि उसका स्वाद वाकई लाजवाब है। जैसे जैसे वह आइसक्रीम बार का आनंद लेता रहता है, उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। एक आयामी स्थान प्रकट होता है और उसे एहसास होता है कि वह वहां हमेशा के लिए चीजें रख सकता है, उन्हें बिल्कुल ताजा बनाए रख सकता है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि इस शक्ति से वह जब चाहे मशहूर हस्तियों और मॉडलों को बुला सकेगा। हमारा नायक हैरान है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह क्षमता भी उसके साथ पुनर्जन्म लेगी। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, लेकिन वह जानता है कि यह क्षमता अब से उसकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। अब उसे एक सुरक्षित आश्रय बनाना होगा और भोजन, हथियार और ऊर्जा का भंडार जमा करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ करना है। तभी उसका फोन बजने लगता है, जिससे उसकी तैयारियों के बारे में सोच में खलल पड़ता है। कॉल चेक करने पर उसे लियू नाम का एक व्यक्ति हस्तमैथुन करता हुआ दिखाई देता है और वह अपनी बदकिस्मती पर बड़बड़ाने लगता है। वह उस औरत का नाम सुनकर चौंक जाता है जिसने उसके अतीत पर इतना बुरा असर डाला था। उसे एक याद आती है जब उसके माता पिता के गुजर जाने के तुरंत बाद वह किसी रक्षक की तरह आई थी। लेकिन सच तो यह था कि वह सिर्फ उसकी विरासत के पीछे थी और एक अपार्टमेंट और 8,80,000 का दहेज मांग रही थी। हुईफू एक अथाह गर्त में डूबी हुई थी, जिसने उसकी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और यहां तक कि परिवार का घर बेचने का भी सुझाव दिया। उसे याद है कि कैसे आखिरकार वह अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए उसके परिवार का पुश्तैनी घर बेचना चाहती थी। पिछले जन्म में उसकी हुईफू ने उसे एक ताकतवर आदमी से मिलवाया था और कहा था कि वह वही खास चीज है जिसकी उसे तलाश थी। जब प्रलय आया तो उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे मवेशियों की तरह बेच दिया और किसी ताकतवर के साथ मिल गई। उसके अपहरणकर्ताओं को वह उबाऊ लगने लगा और वे बस यही सोचने लगे कि क्या उन्हें उसे सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में उसका शरीर भी एक टुकड़े में नहीं बचा और अब वर्तमान में वह बदला लेने की स्पष्ट प्यास के साथ मुस्कुराता है। चूंकि लियू वंकिंग ने उसे फोन किया था, इसलिए हिसाब बराबर करने का समय आ गया था और दृश्य एक आलीशान होटल में बदल जाता है। मधुर स्वर में फोन का जवाब देते हुए वह पूछता है कि उसकी लाडली क्या चाहती है। बाथरोब पहने महिला कहती है कि वह दोस्तों के साथ बाहर गई थी और गलती से उसका एक सोने का हार खो गया जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक चतुर मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह उसके लिए एक नया टेंट खरीदेगा। दरअसल वह उसका टेंट खरीदने का वादा भी करता है। महिला उसकी उदारता देखकर हैरान रह जाती है और वह झूठ बोलता है कि क्रिप्टो में निवेश करके उसे किस्मत का साथ मिला। वह उसे संभावित घोटालों के बारे में आगाह करती है, लेकिन नायक कहता है कि वह छोटा मोटा खेल खेलकर थक गया है और अब बड़ा निवेश करने जा रहा है। चेन चियाओ फिर बताता है कि उसे एक लोन चाहिए और वह उसे गवाह बनाना चाहता है और फीस के तौर पर रकम का 5% देने की पेशकश करता है। दृश्य खत्म होता है और हम उस महिला को एक कमरे में एक बूढ़े आदमी के साथ देखते हैं जो पूछता है कि वह नहाने में इतनी देर क्यों लगा रही है। मीठी आवाज में वह अपने प्रियतम से थोड़ी देर और इंतजार करने को कहती है और कहती है कि वह लगभग तैयार है। वह मन ही मन सोचती है कि बूढ़ा आदमी उसे सिर्फ 5,000 प्रति रात देता है, लेकिन चेन के लिए कागज पर दस्तखत करने से उसे बिना किसी जोखिम के 50,000 मिल जाएंगे। और उसी समय हमारा नायक फुसफुसाता है कि वह लियू वानकिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिर दृश्य एक इमारत में बदल जाता है और चेन शियाओ घोषणा करता है कि अब उसके किले के निर्माण का समय आ गया है। एक विशेषज्ञ से बात करते हुए वह मांग करता है कि इस जगह को 1 महीने के भीतर तांबे और लोहे के किले में बदल दिया जाए।
चेन अपनी जरूरतों के बारे में बताता है, जैसे बुलेट प्रूफ शीशे, मजबूत दीवारें और छत पर सौर पैनल। इंजीनियर अपनी सूची को एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र और विस्फोट रोधी डबल लॉक दरवाजों का जिक्र करके समाप्त करता है। असल में वह इस जगह को एक प्रभावरोधी पूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली वाला घर बनाना चाहता है। सहायक पात्र हैरान है, यह सोचकर कि क्या उसका ग्राहक सर्वनाश की तैयारी कर रहा है या उसने बहुत ज्यादा फिल्में देख ली हैं। हमारा हीरो उस पर दबाव डालता है, उसे याद दिलाता है कि अपने बायोडाटा में उसने खुद को रक्षा का माहिर बताया है। इंजीनियर को लगता है कि उसे एक और अमीर आदमी मिल गया है जिसका दिमाग प्रलय के सिद्धांतों से भर गया है। फिर चेन ने अपना फोन दिखाता है और 10 लाख की अग्रिम राशि देने की पेशकश करता है और उस आदमी से अपनी कीमत बताने को कहता है। विशेषज्ञ बहुत खुश है, उसे लग रहा है कि उसे एक अमीर बेवकूफ मिल गया है और यह एक ही काम उसे जिंदगी भर के लिए सहारा देगा। हमारा नायक उसे चेतावनी देता है कि सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और वह आदमी वादा करता है कि वह सब कुछ पत्थर की तरह मजबूत बनाएगा। लेकिन वे दोनों अलग अलग सोच रहे हैं कि इंजीनियर उसे ठगने की योजना बना रहा है और चेन जानता है कि वह आदमी बाकी पैसे लेने के लिए मौजूद नहीं होगा। किले की तैयारी के साथ चेन जियाओ अगले कदमों के बारे में सोचता है, जैसे कि सामान, दवाइयां और खाने पीने का सामान इकट्ठा करना। वह जानता है कि प्रलय में सबसे खतरनाक चीज दूसरे लोग होते हैं और बंदूकें मिलना मुश्किल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए कोई उपाय ढूंढते हुए सड़क पर चलता है। उसे एक ऐसा संपर्क मिलता है जो अवैध सामान के सुरक्षित स्रोत और ईमानदार लेन देन का वादा करता है। इसलिए वह खरीदने का तरीका पूछता है और उसे एक पता मिलता है जिस पर रात 8 बजे मिलने का समय तय होता है। उस जगह पहुंचकर नायक को यह अजीब लगता है कि विक्रेता ने इतनी व्यस्त जगह चुनी। अचानक एक महिला 3 गुस्सैल आदमियों द्वारा पीछा किए जाने के बीच से भागती हुई उसके पास से गुजरती है। अंधेरी गली में भागने की कोशिश करती हुई युवती के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई देती है। हमलावर उसे पकड़ लेते हैं और उस पर उनके इलाके में छल करने का आरोप लगाते हैं। हताश होकर वह महिला हमारे नायक का हाथ पकड़ लेती है और मदद की भीख मांगती है। नायक यह देखकर चौंक जाता है कि वह लियू यूं है और सोचता है कि वह वहां क्या कर रही है।